आज हम लोग चर्चा करेंगे गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में। यह पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसलिए है कि गॉल स्टोन पहली चीज़ कि यह काफ़ी कॉमन बीमारी है, जिसको हम पित्त की थैली का स्टोन भी कहते हैं या पित्त की थैली की पथरी। और दूसरे इसको लेकर के बाहर की तरफ बहुत सारे लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि हम दवा द्वारा पित्त की थैली की पथरी का शर्तिया इलाज करते हैं। तो यह दावा गलत है। अब शुरू करते हैं हम डिस्कशन गॉल ब्लैडर पर, फिर गॉल स्टोन क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, पहचाने कैसे, क्या सारे स्टोन्स के लिए सर्जरी की ज़रूरत है, और क्या सर्जरी के अलावा भी इसका कोई दवाई से इलाज होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या है। गॉल ब्लैडर हमारे पेट में एक ग्रंथि है, एक थैली है, जिसका काम होता है लिवर से बने हुए जूसेस को कंसंट्रेट करना और स्टोर रखना। यह हमारे पेट में दाहिनी तरफ, जहाँ छाती ख़त्म होती है और पेट शुरू होता है, इसी जंक्शन पे यहीं पर सिचुएटेड होता है गॉल ब्लैडर। तो यह हमारे लिवर से जितने सारे एंजाइम्स बनते हैं उनको ये स्टोर करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस को स्टोर करने के बाद जब जब हम खाना खाते हैं तब यह कॉन्ट्रैक्ट करके या सिकुड़ करके उस जूसेस को आंतों में रिलीज़ करता है। इससे चर्बी को पचाने में या फैट को डाइजेस्ट करने में, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, सहायता मिलती है। और इसका यही वो काम होता है, अदरवाइज चर्बी का पाचन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यह फैट के डाइजेशन में जो हम खाना खा करके लेते हैं अंदर, उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिखाता है। अब इसमें स्टोन कई तरह का होता है, जिसमें से हमारे डिस्कशन के हिसाब से 3 तरह के स्टोन इंपॉर्टेंट होंगे। पहला सॉलिटरी स्टोन, जिसमें कि पित्त की थैली में एक ही स्टोन दिखाई पड़ेगा और मरीज आकर अक्सर पूछा करते हैं कि डॉक्टर साहब ये स्टोन का साइज़ बताना कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हम बताया करते हैं कि भैया जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उसके हिसाब से यह 1.8 सेंटीमीटर का है। खैर, इसके साइज से बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज़, साइज कैसा भी हो, इलाज वही होना है, गॉल ब्लैडर को निकलवाना। तो पहला हुआ सॉलिटरी स्टोन या सिंगल स्टोन। दूसरा होता मल्टीपल स्टोन डिजीज़, जिसमें कि पित्त की थैली में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन बने रहते हैं। और तीसरा होता है जिसको हम कंकड़ की तरह स्टोन होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बालू की तरह, जिनको हम गॉल ब्लैडर स्लज कहते हैं। तो जो बड़ा पथरी होता है, बड़ी पथरी, वह दर्द तो कोई कर सकता है, लेकिन बड़ी पथरियां अधिकतर दर्द करती हैं। छोटे वाले कई बार हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेट का किसी और कारण से, तो वो पहचान में आता है कि इनके गॉल ब्लैडर में स्लज भी पड़ा हुआ है। स्लज मतलब वही बारीक बालू के पथरी, कंकड़ की तरह, दानों की तरह। तो यह गॉल ब्लैडर स्लज जो होता है, और जो मल्टीपल छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उनके गॉल ब्लैडर से निकल करके बाकी जगह माइग्रेट करके अटक जाने का खतरा ज़्यादा होता है। तो दर्द करे ना करे, लेकिन बाकी वो खतरों को प्रोड्यूस करने में इक्वली और मोर कॉम्पिटेंट होंगे, ज़्यादा योगदान देते हैं। तो अगर आपके गॉल ब्लैडर में सिंगल कैलकुलस निकले, एक इकलौता स्टोन निकले, या मल्टीपल स्टोन निकले, या गॉल ब्लैडर में स्लज भी निकले, तब पर भी आपको यह रखना है कि आज या कल हो सकता है कि अगर लक्षण आए तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि स्लज या छोटे जो एक स्टोन, एक आधी स्टोन रहेंगे, वो कई बार वहाँ से जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो उसके साथ निकल करके वह डाइजेस्टिव कैनाल के थ्रू, जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, इसके थ्रू होते हुए आंत में चला आता है और निकल जाता है कई बार। उसको लेकर के लोग क्लेम कर देते हैं कि जी हमने पथरी को दवाई से घुला के निकाल दिया। अगर गुरु आप दवा ना भी देते और इसने निकलना होता तो ये ऐसे भी निकल जाता। लेकिन इसके आगे जाकर के फंसने में, और इससे भी गंभीर बीमारी जिसमें पेट में असहनीय दर्द होता है, पैनक्रियाटाइटिस कराने में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। कई बार यह जॉन्डिस भी करा देता है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो अगर किसी के बहुत सारे स्टोन हो या गॉल ब्लैडर में स्लज हो, तो उनके में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पीलिया का होना, और पैनक्रियाटाइटिस, पेट का जानलेवा दर्द होना, दोनों के खतरे रहेंगे।
तो अब क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या लक्षण आएंगे। तो पहली चीज़ ये है कि गॉल ब्लैडर के 80% मामले स्टोन के बिना लक्षण के होते हैं। उनमें कई बार मरीज के शरीर में स्टोन पना रहता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो डरना मना है। 80% गॉल ब्लैडर के स्टोन बिना लक्षण के होते हैं। हाँ, जिनके में लक्षण हो गया उनके में यह दर्द बार बार आता रहेगा। 20% का प्रेजेंटेशन जो होता है वह कई तरीके से होगा, जिसमें पेट में यहीं पर जहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है वहाँ दर्द होगा। दर्द के साथ उल्टी आने की मर्जी होगी। कई बार यहाँ का दर्द कंधे तक आता है। मरीज कहता है कि मुझे शोल्डर में भी पेन हो रहा है और पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। इसको रेफर्ड पेन कहते हैं हम। तो पेट का दर्द, रेफर्ड पेन ऑन द राइट साइड ऑफ शोल्डर टिप, उल्टी या मिचली का आने का लगना, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होना मतलब पीलिया का होना, और पैनक्रियाटाइटिस होना, पेट का असहनीय दर्द होना, यह सारी चीज़ें गॉल ब्लैडर स्टोन से एसोसिएटेड हैं या इसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बात वहीं पर कि 80% मामलों में स्टोन पेन नहीं करता। 20% जिनमें पेन करता है उनको सर्जरी तो करानी ही पड़ जाती है। अब इसके लिए जांच क्या कराएं? तो जांच इसके लिए मॉडलिटी ऑफ चॉइस जो होता है वह अल्ट्रासाउंड होता है। हर नुक्कड़ पे हमारे यहाँ भारत में अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है। यह सस्ता भी है और गॉल ब्लैडर का स्टोन पहचान में काफ़ी सेंसिटिव है। ये आराम से पहचान लेता है। पब्लिक जो हमारे पास आती है हॉस्पिटल्स में कई बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड तो करा लिया, आप ऐसा करो कि एक सिटी स्कैन भी लिख दो। तो गुरु, गॉल ब्लैडर के स्टोन को पहचानने में सिटी स्कैन का ज़्यादा योगदान नहीं होता। उसमें ये पकड़ में नहीं आएंगे। महंगा है तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे बेहतर भी हो। इस बीमारी के लिए या तो आप अल्ट्रासाउंड कराओ या पेट का एमआरआई कराओ। एमआरआई बड़ी महंगा होता है, जिसको हम एमआरसीपी कहते हैं। तो वह स्पेसिफिक पेशेंट्स में ही कराया जाता है। हर पेशेंट में एमआरसीपी नहीं कराना होता या एमआरआई नहीं कराना होता। अल्ट्रासाउंड से काम चल जाता है। ठीक, तो वापस कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण होंगे पेट में दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ दर्द होना, उल्टी आने का महसूस होना। यह दोनों इसके सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर होते हैं। और जांच कराने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करा लो, सस्ता और इजीली अवेलेबल इलाज एक ही है, सर्जरी। सर्जरी से डरना नहीं है, सर्जरी से लड़ना भी नहीं है। यह काफ़ी सेफ सर्जरी होती है और छोटे छोटे चीरों द्वारा लैप्रोस्कोपी, जिसको दूरबीन या कीहोल सर्जरी कहते हैं, की जाती है। इसमें मृत्यु की संभावना बहुत ही कम रहती है। 100 में लेस देन 1%, एग्जैक्टली बोले तो लेस देन 0.3% से भी कम। अब लोगों के अंदर दूसरी भ्रांति यह रहती है कि यह छोटे चीरे वाली सर्जरी से शायद पूरा सर्जरी नहीं हो पाता, तो मुझे मेजर सर्जरी, जो ओपन सर्जरी होती है बड़े चीरे वाली, वो करानी होती है। तो बड़े चीरे और दूरबीन की सर्जरी में आउटकम का कोई लेना देना नहीं होता। दोनों ही कंप्लीट सर्जरीज होती हैं। कीहोल सर्जरी से आपकी रिकवरी जल्दी होती है, कोई भी खराब दिखने वाला निशान नहीं लगता और आप अपने काम पर जल्दी रिटर्न हो जाते हैं। अब वापस आना होता है हमारे पास कि क्या गॉल ब्लैडर के स्टोन का दवाई से इलाज होगा? नहीं जी, नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि अगर किसी के किडनी में स्टोन है, गुर्दे में, तो स्टोन निकालने के बाद गुर्दा वापस काम करता रहता है। लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने के बाद गॉल ब्लैडर अपना काम करना बंद कर देता है। जो उसका काम होता है पित्त की थैली का, कि बाइल को स्टोर करे और उसको कंसंट्रेट करे। तो एक बार अगर उसमें स्टोन बन गया तो यह अपना कंसंट्रेशन वाला फीचर खो देता है, फाइब्रोसिस हो जाती है इसकी। तो अगर स्टोन बन गया है तो यह बिना काम का आपके पास पड़ा हुआ है। इसमें से अगर हम केवल स्टोन को निकाल दें, दोबारा इसको सिल के छोड़ दें, तो इसमें फिर स्टोन बनेगा और इसका जो अपना फंक्शन है कंसंट्रेट करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, वो फंक्शन लॉस्ट हो चुका है। तो अब यह आपके पास केवल एक दर्द का सोर्स है जिससे कि आप निजात पा ले तो बेहतर होगा। वापस दवा का रोल ना के बराबर है। दवाई से फ़ायदा नहीं होगा। इसका इलाज
सर्जरी है, मोस्ट कॉमन सर्जरी दूरबीन वाली सर्जरी होती है। ओपन सर्जरी हम तभी करते हैं या कोई भी सर्जन तभी करता है जब पेशेंट परसुएड करे कि नहीं जी मैंने चीरे वाली ही सर्जरी करानी है, या दूरबीन के द्वारा सर्जरी करते वक्त काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही हो तो उसको लैब से ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि हम गॉल ब्लैडर का स्टोन पाएंगे? तो गॉल ब्लैडर के स्टोन मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, कई कारणों से बनते हैं, जिसमें पहला जेनेटिक फैक्टर होता है। कुछ लोगों के जीन इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनके में गॉल स्टोन्स बनेंगे, उसमें हम कुछ सुधार नहीं ला सकते, वो जेनेटिक लेवल पे गड़बड़ी है। दूसरा होता है डाइटरी फैक्टर, कि जिनके खाने में फाइबर्स या रेशे वाली चीज़ें जैसे साग सब्जी या फिर फ्रूट्स रेशे वाली चीज़ें कम होती हैं, उनके में स्टोन फॉर्मेशन का, गॉल ब्लैडर के स्टोन फॉर्मेशन का रेट ज़्यादा होता है। जिनके खाने में मीठा पदार्थ स्वीटनर्स या स्वीट्स ज़्यादा होते हैं, उनके में भी स्टोन बनने का रेट ज़्यादा होता है। जिनके में फैट ज़्यादा होता है खाने में, उनके में भी, ऐसे लोगों में, फैटी खाना खाने वालों में भी गॉल ब्लैडर में स्टोन ज़्यादा बनते हैं। ओबीस लोगों में, मोटे लोगों में, उनमें भी स्टोन ज़्यादा बनते हैं। ऐसा माना गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स में भी स्टोन फॉर्मेशन का रेशियो नॉर्मल पॉपुलेशन की दुनिया में की तुलना में ज़्यादा होता है। फीमेल्स में गॉल ब्लैडर का स्टोन होना पुरुषों की तुलना में 3 गुना से 4 गुना ज़्यादा कॉमन होता है। फीमेल जेंडर इटसेल्फ इज ससेप्टेबल फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स। एक मेडिकल लर्निंग की दुनिया में एक कहा जाता 4F, फैट मतलब मोटा होना, 40 दशक उम्र के 40वें पड़ाव में होना, फर्टाइल एज ग्रुप में होना, मतलब अभी आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, फैट, 40, फर्टाइल एंड फीमेल। यह 4 फैक्टर्स जो होते हैं वह गॉल ब्लैडर के स्टोन के साथ एसोसिएटेड पाए गए हैं। तो अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करें? अगर बन गया है स्टोन और वो पेन कर रहा है तो इलाज तो एक ही, सर्जरी कराना। प्रिवेंट कैसे करें? जीन हम बदल नहीं सकते, जेंडर हम बदल नहीं सकते, हमारे हाथ में केवल एक डाइटरी फैक्टर है जिसको हम बदल सकते हैं। तो वर्कआउट्स या एक्सरसाइज रेगुलरली करें और खाने में अधिक चर्बी वाले खाने, मीठे पदार्थ का परहेज करें, फाइबर रिच फूड या रेशेदार चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। ऐसा करके हम अपने आप को गॉल ब्लैडर के स्टोन से बचा सकते हैं। चलो जी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।